Law. So let's begin with order to frame of suits. तो रूल 1 क्या बोलता है? फ्रेम ऑफ सूट्स के बारे में बात करता है कि जब भी प्लेंट कोर्ट के पास जाता है ना, तो उसके बाद कोर्ट क्या करता है? सूट फ्रेम करता है एज फार एज प्रैक्टिसेबल बी फ्रेम्ड सो एज टू अफोर्ड। तो जो सूट है ना, जो केस है, वो ऐसा फ्रेम होना चाहिए ताकि उसमें फर्दर लिटिगेशन ना हो। मतलब सब क्लेम्स वगैरह सब एक ही सूट में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा अगर 1 लाख का लॉस हुआ है तो मैं अगर 1 लाख क्लेम कर रही हूँ तो 50,000 मैं एक बार में क्लेम कर लूँ, एक सूट फाइल करके, दिन 50,000 वापस सूट फाइल करके क्लेम करूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्दर लिटिगेशन, सेम चीज़ पे फर्दर लिटिगेशन प्रिवेंट करने को ध्यान में रख के एक सूट फ्रेम होना चाहिए। अब रूल 2 क्या बोलता है? सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। अब पूरा क्लेम, जैसे मैंने बताया, पूरा क्लेम इंक्लूड होना चाहिए एक सूट में। जो भी कॉज ऑफ एक्शन है उसका पूरा क्लेम, जैसे जो भी आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मान लो, या फिर कुछ असॉल्ट भी किया गया आपके साथ, कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी भी की हुई है, तो जो भी आपके क्लेम्स है। अब क्लेम और रिलीफ में डिफरेंस पहले समझ लें कि क्लेम क्या होता है। क्लेम क्या होता है कि क्या आपका रीज़न क्या है सूट फाइल करने का। जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, असॉल्ट हो गया, तो क्या रीज़न है आपका? ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली, कब्जा कर लिया, तो ये क्या है? क्लेम कर रहे हो आप वो चीज़। अब रिलीफ क्या होता है? क्लेम दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। क्लेम और रिलीफ क्या होता है? क्या आप क्या मांग रहे हो कोर्ट से? क्या रिलीफ मांग रहे हो? रेमेडी क्या मांग रहे हो आप? कॉम्पनसेशन मांग रहे हो, रेस्टिट्यूशन मांग रहे हो अपने राइट्स के, तो क्या रिलीफ मांग रहे हो? वो होता है रिलीफ। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि क्लेम जो होता है ना, आपको पूरे अपने सूट में पूरा क्लेम इंक्लूड करना चाहिए। जिस भी क्लेम के आप एंटाइटल्ड हो, अगर कोई भी पोर्शन ऑफ क्लेम हटा दिया गया है टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। अब कोई ऐसा क्लेम है जो रेलिंक्विश कर दिया गया है, मतलब रिमूव कर दिया गया है पूरे सूट से, तो किस लिए रिमूव किया है? उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो केस लाने के लिए। तो जो रेलिंक्विश्ड पार्ट है ना, उसके लिए वापस केस नहीं कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसी से कि आप उन्हें कार्ड देंगे और वो आपको बदले में 10 लाख रुपीज़ अमाउंट देंगे, है ना? तो अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप कोर्ट के पास गए, तो अगर कोर्ट की पावर है डील करने की अप टू 5 lakhs, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोर्ट की पावर है केसेस डील करने की अप टू 5 lakhs, तो आप ये पूरा नहीं ले जा सकते वहाँ पर। या मान लो 8 lakhs है, तो आप ये केस नहीं ले जा सकते, तो आपने इसका 2 लाख रेलिंक्विश कर दिया ताकि इस कोर्ट में केस आप लड़ सको, ले जा सको इसके ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर। तो 2 लाख आपने रेलिंक्विश कर दिए। तो अब इसका जो भी 8 लाख का कॉम्पनसेशन दिलवाया कोर्ट ने, डिसीजन आ गया, अब आप वापस के 2 लाख के ऊपर केस कर सकते हैं क्या कि ये पार्ट मैंने रेलिंक्विश किया था ज्यूरिस्डिक्शन में आने के लिए? तो ऐसा नहीं कर सकते। तो यही बोल रहा है एग्जाम्पल। अब ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ द सेवरल रिलीफ। अब कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन है, एक सिंगल कॉज ऑफ एक्शन है, और उसमें जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपने किसी को टेनेंट एज अ टेनेंट दिया था, उसने कब्जा भी कर लिया है, रेंट भी पे नहीं कर रहा है, और प्रॉपर्टी पे बहुत सारा डैमेज भी किया है। तब आप क्या कर रहे हो? क्या क्या मांग रहे हो कोर्ट से रिलीफ? एक तो आप उसका फर्दर यूज करने के लिए इंजंक्शन मांग रहे हो कोर्ट से, एक आप मांग रहे हो कॉम्पनसेशन, एक मांग रहे हो आप रेंट। तो ये क्या हो गए? आपके रिलीफ्स हो गए
कि आप कोर्ट से मांग क्या रहे हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे। तो अगर आपने सोचा कि रेंट के लिए अभी मैं नहीं और एक आप मांग रहे हो रेस्टिट्यूशन, तो आपने अभी सोचा कि रेंट के लिए मैं अभी नहीं क्लेम करता हूँ रेंट का, क्योंकि कोर्ट की पावर नहीं है रेंट को करने की, या इंजंक्शन देने की कोर्ट की पावर नहीं है अभी। तो आपने ये पार्ट के लिए क्लेम नहीं किया कोर्ट में, आप ये रिलीफ मांगने नहीं गए, आपने सिर्फ 3 रिलीफ्स मांगी कोर्ट में, ताकि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आ जाओ आप। तो फिर क्या अब आप वापस इंजंक्शन के लिए कहीं और आप जा सकते हो क्या, किसी और कोर्ट में वापस केस कर सकते हो क्या इंजंक्शन के लिए? तो आप नहीं कर सकते। वंस यू हैव रेमिटेड, वंस यू हैव ओमिटेड, वंस यू हैव relinquished some part of your claim or your relief, you cannot go and sue further after your litigation has ended. अगर आपका एक बार केस ऑलरेडी हो चुका है उस पर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, तो आप वापस केस फाइल नहीं कर सकते कि मैंने सूट फाइल नहीं कर सकते कि मैंने ये चीज़ तो क्लेम करी ही नहीं, ये रिलीफ तो मुझे मिला ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बोल रहा है हमारा सेकंड वाला रूल। सब रूल 3 क्या बोल रहा है? पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ, एक से ज़्यादा रिलीफ है फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, बट ही ओमिट्स एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट। लीव ऑफ कोर्ट मतलब परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर उसने परमिशन ऑफ कोर्ट से किया है, मतलब कोर्ट की परमिशन के साथ ही किया है रेमिट कोई पार्ट, तो तब वो वापस केस कर सकता है, नहीं तो वो वापस सूट फाइल नहीं कर सकता। ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड सू फॉर एनी रिलीफ सो ओमिटेड। देन जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। अब हमने पढ़ा था जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट। तो जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन क्या बोल रहा है? आप प्लेंटिफ में यूनाइट इन सेम सूट सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट। अगर बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन है अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, एक ही डिफेंडेंट के साथ आपके बहुत सारे कॉजेज ऑफ एक्शन है, या कुछ क्लास ऑफ डिफेंडेंट, कुछ ग्रुप ऑफ डिफेंडेंट के साथ आपके अलग अलग कॉजेज ऑफ एक्शन है, या फिर बहुत सारे प्लेंटिव्स हैविंग कॉज ऑफ एक्शन इन विच दे आर जॉइंटली इंटरेस्टेड। कोई ऐसा कॉज ऑफ एक्शन है जिसमें बहुत सारे प्लेंटिव जॉइंटली इंटरेस्टेड है, तो क्या कर सकते हैं? जॉइंटली वो सूट क्या कर सकते हैं? जॉइंडर हो सकता है कॉजेज ऑफ एक्शन का इन द सेम सूट। एक ही सूट में वो सारे कॉज ऑफ एक्शन डील हो सकते हैं। अब मान लो, इसका एक एग्जाम्पल से समझो। एक पर्सन है, एक पर्सन है ए, उसने क्या किया? उसने बोला कि मैं आपको गुड सप्लाई करूँगा, आप मुझे उसके बदले पेमेंट करना। तो उसने गुड सप्लाई किया 1 लाख रुपीज़ का, 1 लाख जनवरी में। फिर उसने बोला बी ने कि आप मुझे ना फेब में वापस गुड सप्लाई कर दो, मैं आपको ना इकट्ठे पैसे दे दूँगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने फिर वापस फेब में 2 लाख रुपए का और गुड सप्लाई किया। तो अब क्या ये 1 लाख और 2 लाख के लिए अलग अलग केस लड़ेगा क्या? कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है बट सेम पर्सन के साथ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इन दोनों कॉज ऑफ एक्शन को मर्ज करके कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा कि इसने मेरा 2 बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेरे साथ और इसने मुझे पेमेंट नहीं दी है। तो टोटल पूरे अमाउंट की रिकवरी करेगा, पूरे अमाउंट के लिए क्लेम करेगा ये। तो ये होगा जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। अब ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट कैसे डिसाइड होगा? जो एग्रीगेट अमाउंट है ना उससे डिसाइड होगा। मतलब ये 1 लाख और 2 लाख मिला के 3 लाख हुए, तो अगर किसी कोर्ट जो मैटर डील कर सकता है 3 लाख तक, तो हम उसमें हम जा सकते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन वैल्यू का एग्रीगेट जो होगा ना सब्जेक्ट मैटर का, उससे डिसाइड होगा।
at the date of institution. देन कमिंग ऑन टू पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल. अगर उन्हें कुछ कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कुछ डिले हो सकता है कॉज ऑफ एक्शन, इस कॉज ऑफ एक्शन को डील करने में कुछ डिले हो सकता है या फिर कुछ इनकन्वीनियंस होगी कोर्ट को और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो क्या करेगा, उस कॉज ऑफ एक्शन को अलग सूट में करके, अलग सूट फाइल करा के उसका अलग से डील करने का ऑर्डर दे सकता है. क्योंकि जो मैटर जल्दी अगर सॉल्व हो सकते हैं उनको जल्दी डिसाइड करने के लिए, ताकि उस पर जल्दी जजमेंट आ जाए, उसके लिए जल्दी डील हो जाए वो मैटर, इसलिए वो जिस पार्ट में टाइम लग रहा है, जिस कॉज ऑफ एक्शन में टाइम लग रहा है, जिसमें ज़्यादा एविडेंसेस की ज़रूरत है मान लो, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसको सेपरेटरी डील करने के लिए ऑर्डर दे सकता है. देन ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर. तो अब मिस जॉइंडर अपन ने समझा था क्या होता है कि अगर किसी ने गलती से कॉज ऑफ एक्शन में मिस जॉइन कर लिया कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था, तो फिर क्या हो सकता है, कॉज ऑफ एक्शन का मिस जॉइंडर, ये क्लेम तो होना ही नहीं चाहिए था, तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे मिस जॉइंडर ट्रीट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बाद में डील नहीं किए जाएंगे, बाद में मिस जॉइंडर्स नहीं स्ट्रक डाउन किए जाएंगे अनलेस ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइज. मतलब बाद में ऑब्जेक्शन अराइज हुआ है उस मिस जॉइंडर का, कुछ ऐसा डिस्क्लोजर हुआ है जिससे ऑब्जेक्शन अराइज हुआ है कि ये तो हो ही नहीं सकता, अब ये डिस्क्लोजर हुआ है इसलिए, डिस्कवरी ऑफ कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ है, तो सब्सिक्वेंटली अगर अराइज हुआ है तो बाद में ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है, नहीं तो फिर ऑब्जेक्शन बाद में रेज नहीं हो सकता. एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्शन रेज होने चाहिए और उनको डील करना चाहिए. अगर कुछ सब्सिक्वेंट ऐसा कुछ डिस्कवरी हुआ है उसके बाद भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुआ, तब उसे ऑब्जेक्शन को क्या माना जाएगा, वेव्ड माना जाएगा. ऑर्डर 3, अपीयरेंसेस मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स. तो ऑर्डर 3 किसकी बात करता है कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स की बात करता है कि हम अपना केस किससे रिप्रेजेंट करवाएंगे, एजेंट्स और प्लीडर्स से. ठीक है, तो एनी एप्लीकेशन और एक्ट इन और टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड और डन बाय पार्टी इन सच कोर्ट. अब कोई भी पर्सन अपना केस कैसे अपीयर कर, मतलब कैसे कोर्ट के सामने अपीयर हो सकता है, या तो खुद इन पर्सन अपीयर होगा या कोई उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी अपीयर होने की, उसके बिहाफ पे उसके थ्रू अपीयर होगा, या कोई भी प्लीडर कैन बी और अटर्नी, तो उसके थ्रू अपीयर होगा. अगर कोर्ट डायरेक्ट करता है कि पार्टी को इन पर्सन ही अपीयर होना है तो पार्टी को इन पर्सन ही अपीयर होना पड़ेगा. देन तो ऑर्डर 3 में इतना कुछ खास है नहीं. ऑर्डर 4 आई हैव डेल्ट इन माय प्रीवियस वीडियो. देन ऑर्डर 5, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स. तो समन्स क्या होते हैं, कोर्ट किसी भी पर्सन को समन सेंड करता है फॉर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर अपीयरेंसेस ऑफ पर्सन्स, तो इसलिए समन इशू करता है कोर्ट. अगर एक बार सूट इंस्टीट्यूट हो गया और प्लेंट सबमिट हो गया कोर्ट के पास, उसके बाद कोर्ट का क्या काम होता है, समन इशू करता है वो टू द डिफेंडेंट को समन इशू किया जाता है टू अपीयर, कि डिफेंडेंट अपीयर हो जाए और जो भी क्लेम है, जो भी प्लेंट में क्लेम्स हैं, तो उनको आंसर, उसके लिए क्या दिया जाए, उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा. अब देखो, कोर्ट के पास जो प्लेंटिफ होता है वो तो प्लेंट सबमिट करता है कि ये मेरे साथ हुआ, ये कॉज ऑफ एक्शन था, ऐसा ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूँ. तो अब कोर्ट क्या करेगा, समन सेंड करेगा किसको, डिफेंडेंट को, और समन के साथ प्लेंट की कॉपी जाएगी. अलॉन्ग विथ प्लेंट की कॉपी समन जाएगा डिफेंडेंट के पास. तो डिफेंडेंट
क्या करेगा, 30 दिन के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट बना के देगा। रिटन स्टेटमेंट में वो लिखेगा उसका डिफेंस, ठीक है। तो विद इन 30 डेज उसे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, जब उसके पास समन की डिलीवरी हो जाएगी ना, सर्विस ऑफ समन मतलब डिलीवरी, जब उसके पास समन की डिलीवरी हो जाएगी ना, उसके बाद वो विद इन 30 डेज कोर्ट के पास रिटन स्टेटमेंट सबमिट करेगा। देन no such summons shall be issued when a defendant has appeared at the presentation of plaint or admitted the plaintiff's claim। अब क्या हो रहा है, अगर कोई प्लेंटिफ गया मान लो कोर्ट के पास और उसने अपना प्लेंट सबमिट किया और वहीं डिपेंडेंट अपीयर हुआ है डिफेंडेंट, और उसने बोला है और उसने पूरा क्लेम कि हाँ ऐसा मैंने किया था, मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है प्लेंटिफ के साथ, या मैंने कुछ ये रॉन्ग किया है सिविल रॉन्ग उसके साथ, उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ मैंने अफेक्ट किए हैं, तो उसने एडमिट कर लिया सब, अपना जो प्लेंटिफ का क्लेम था वो एडमिट कर लिया, तो तब कोर्ट को ज़रूरत ही नहीं है समन इशू करने की। क्यों करेगा वो, जब डिफेंडेंट ने सब एक्सेप्ट ही कर लिया है तो क्यों करेगा समन इशू, क्यों रिटन स्टेटमेंट बना के फिर डिफेंडेंट को भेजना पड़ेगा, जब उसने एक्सेप्ट ही कर लिया, डिफेंस क्यों लिखेगा वो अपना। तो यही बात होती है। देन फर्दर दैट व्हेन प्लेंटिफ फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट, अगर 30 दिन के अंदर अंदर प्लेंटिफ ने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया तो उसको 60 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, अप टू 90 डेज के अंदर अंदर तो उसे फाइल करना ही पड़ेगा। मतलब 30 डेज के अंदर नहीं किया तो 60 डेज का और टाइम पीरियड मिलेगा, मतलब टोटल 90 डेज के अंदर अंदर उसे समन इशू करना है। देन ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है तो इसको छोड़ दो, इसमें 120 डेज का टाइम दिया हुआ है। देन अ डिफेंडेंट टू हुम अ समन हैज़ बीन इशूड, वो कैसे अपीयर होगा, या तो इन पर्सन अपीयर होगा या फिर प्लीडर बाय अ ड्यूली इंस्ट्रक्टेड प्लीडर के थ्रू इशू होगा, जो सारे मटेरियल क्वेश्चंस को आंसर दे सकता है, या फिर प्लीडर के साथ कोई पर्सन जो कि आंसर दे सकता है सारे क्वेश्चंस के, वो अपीयर होंगे। देन समन क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए जज से या जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उससे, और सील्ड होना चाहिए कोर्ट का। देन अभी हमने पढ़ा था कि समन के साथ एक प्लेंट की कॉपी भी जानी चाहिए, तो वही लिखा हुआ है, इट शैल बी अकम्पनीड बाय द कॉपी ऑफ द प्लेंट। देन 3 क्या बोल रहा है, रूल 3, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। अब कोर्ट क्या प्लेंटिफ को भी समन करता है क्या। अब मान लो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके 4 ओनर्स हैं, अब चारों नेसेसरी पार्टी है, चारों का अपीयर होना ज़रूरी है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में, तो वो चारों को जो जो अफेक्टेड पार्टीज है ना सबको समन भेजेगा। और साथ में अगर इस प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया, मान लो टेनेंट ने ही कब्जा किया हुआ है, तो टेनेंट डिफेंडेंट हो गया, तो इसको अलग समन जाएगा, इन चारों को भी समन जाएगा फॉर द अपीयरेंस, अगर कोई भी पार्टी कोर्ट की नज़र में नेसेसरी पार्टी है टू डील विद द केस। तो ये लिखा हुआ है 3 में, वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस ऑफ डिफेंडेंट, तो उसको सम्मन भेजेगा टू अपीयर इन पर्सन। देन इफ द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस ऑफ प्लेंटिफ ऑन द सेम डेट, then he may also make an order for the such appearance. Then no party to be ordered to appear in person unless resident with the certain limits। अब देखो कुछ सर्टेन लिमिट के अंदर होना चाहिए तभी कोर्ट उन्हें समन भेज सकता है। तो बहुत ही जैसे अब तो बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लाइट्स वगैरह भी हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं आती ऐसे ट्रैवलिंग में, पर पहले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता था तो कोर्ट जनरली अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही समन्स भेजती थी। तो नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर अनलेस ही रिसाइड्स इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन, जब तक वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट उसे समन भेज सकता है, या फिर ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी अगर है बट लेस देन 50 माइल्स, लेस देन अगर 50 माइल्स है, 50 माइल्स, तो फिर कोर्ट उसे समन भेज सकता है। बट अगर 50 माइल से ज़्यादा और 200 माइल से कम, मतलब
50 to 200 माइल्स है, और अगर 5th 6th 5/6 मतलब ऑलमोस्ट 80% अगर डिस्टेंस पब्लिक ट्रैवल के थ्रू अगर कवर हो सकता है, तब उसे भी समन भेज सकता है कोर्ट। समन टू बी ईदर सेटल, तो समन किस चीज के लिए होगा ये डिटरमाइन करना चाहिए कोर्ट को एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ समन। अगर वो किसी इशू को सेटल करने के लिए अगर समन भेज रहे हैं तो वो मेंशन्ड होना चाहिए, या फिर अगर फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ सूट के लिए समन भेज रहे हैं तो वो भी मेंशन्ड होना चाहिए, क्योंकि उस अकॉर्डिंगली जो डिफेंडेंट है वो अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह एविडेंस वगैरह सब रेडी रखेगा और कोर्ट में लेके जाएगा, मतलब ही विल बी प्रिपेयर्ड। और अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज है तो वो इशू समन्स इशू करेंगे किसके लिए, फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट ओनली। अब देखो, फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, तो कब फिक्स होगा अपीयरेंस ऑफ डिपेंडेंट, मतलब कि इस दिन पे डिफेंडेंट को अपीयर हो जाना चाहिए, वो कैसे फिक्स होगा। अब मान लो कोर्ट ने समन इशू किया 2 जनवरी को, और जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ 2 दिन लगते हैं पहुँचने में समन, मतलब कुछ भी डिलीवरी होने में। तो 4 जनवरी तक डिफेंडेंट के पास पहुँचा। अब वहाँ से जो डिफेंडेंट की प्लेस है वहाँ से उसे आने में 3 और दिन लगेंगे मान लो, तो 7 जनवरी को वो पहुँच पाएगा कोर्ट का जो जहाँ पर कोर्ट लोकेटेड है वहाँ पर 7 जनवरी को पहुँच पाएगा वो। तो उस हिसाब से टाइम डिसाइड करेगी कि कब उसका अपीयरेंस रखना चाहिए, उस हिसाब से डे फिक्स करेगी कि जब तक समन उसके पास पहुंचेगा, और जो उसका जहाँ पर वो रहता है डिफेंडेंट, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंट माइंड में रख के माना जाएगा जो भी फिक्स डे है अपीयरेंस के लिए, वो उस हिसाब से रखा जाएगा। उसके आसपास 5-6 दिन जितने भी लगेंगे उस हिसाब से डे फिक्स किया जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो द डे शैल बी फिक्स विथ रेफरेंस टू द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट, कि जब कोर्ट ओपन रहेगा, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, कि जहाँ डिफेंडेंट रहता है, और नेसेसरी टाइम फॉर द सर्विस ऑफ समन, कि कितने दिन लगते हैं समन डिलीवर होने में, शैल बी सो फिक्स एज टू अलाउ द डिफेंडेंट सफिशिएंट टाइम टू इनेबल हिम टू अपीयर एंड आंसर ऑन सच डे, कि उसे सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। देन समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन हिम। अब अगर जैसे 5th में हमने देखा रूल 5 में कि समन होने चाहिए या तो सेटल ऑफ इशू के या फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के, तो अगर इस हिसाब से समन में ऑलरेडी मेंशन्ड रहेगा कि ये इशू के सेटल कौन सा इशू है, उसको सेटल होने के लिए समन भेजा जा रहा है उसके अपीयरेंस के लिए, तो क्या करेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी कॉपीज़ हैं जिस पे वो रिलाई कर रहा है उसका आंसर को जो सपोर्ट करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और पूरा रेडी होके जाएगा कोर्ट में। सो द समन टू अपीयर एंड आंसर shall order the defendant to produce all documents in his possession or power upon which he intends to rely in support of his case, जो उसके केस को सपोर्ट करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा। बट अगर समन फाइनल डिस्पोजल का है तो वो सारे विटनेसेस जो कि उसके आंसर्स को सपोर्ट करेंगे वो सारे विटनेसेस को भी लेके जाएगा। तो फिक्स डे पे अपीयरेंस होगा ऑल विटनेसेस अपॉन हुज एविडेंस ही इंटेंड्स टू रिलाई इन सपोर्ट ऑफ हिज केस। अब अभी तक हमने पढ़ा इशू ऑफ समन्स, अब सर्विस ऑफ समन्स पे आते हैं। सर्विस मतलब डिलीवरी ऑफ समन्स। तो इशू तो पढ़ लिया, अब सर्विस कैसे होगा। अगर डिफेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन में रहता है कोर्ट की, या फिर उसका एजेंट जिसको अथॉरिटी दी गई है समन लेने की, वो अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में रहता है तो कोर्ट क्या करेगा, अपने जो भी कोर्ट का जो ऑफिसर है
उसको बोलेगा कि डिफेंडेंट को देके आओ या उसके एजेंट को देके आओ या फिर कोरियर सर्विसेज के थ्रू भिजवाएगा। देन कोर्ट जैसा डायरेक्ट करेगा उस मैनर में सेंड होगा समन। Then service of summon may be made by delivering and transmitting a copy by registered post acknowledgement due। तो कैसे कैसे कोड पहुंच सकता है? एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब पोस्ट के थ्रू भेज जा सकता है जो भी समन है जिसका एक्नॉलेजमेंट वापस कोर्ट के पास आता है और उसकी डिफेंडेंट के एड्रेस पे पहुंच सकता है और एजेंट के एड्रेस पे पहुंच सकता है अगर वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन या बाहर भी है ज्यूरिसडिक्शन के। तो स्पीड पोस्ट या कोरियर सर्विस के थ्रू पहुंच सकता है जो कि हाई कोर्ट ने अप्रूव करी गई है। देन फैक्स इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू पहुंच सकता है। तो ये सब चीज़ें कैसे पहुंचेगा? कोर्ट के ऑफिसर या तो डिलीवर करेगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से, आरपीएडी से, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या फिर कोई भी कोरियर सर्विसेज अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, या फिर अदर मीन्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इन चारों की मदद से डिलीवर होगा समन। अब ये किसके एक्सपेंस पे होता है? ये हमने पहले भी देखा है कि प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे डिलीवर होता है। अब अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रहता है अगर कोई पर्सन आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, तो रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के अलावा किसी भी तरीके से पहुंच सकता है जो हमने अभी पढ़ा। मतलब कोई भी कोरियर सर्विस के थ्रू पहुंच सकता है, मेल के थ्रू पहुंच सकता है, फैक्स के थ्रू पहुंच सकता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू पहुंच सकता है। देन when an acknowledgement or any other receipt purporting to be signed by the defendant। अब क्या ऐसे ही दे के आ जाएंगे क्या? जो भी डिफेंडेंट होगा उसको दे के आ जाएंगे क्या प्लेंट? नहीं। समन का जो ओरिजिनल कॉपी होगी ना उसके पीछे उसका साइन होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि उसने रिसीव कर लिया है। और वो एक्नॉलेजमेंट कोर्ट के पास जाएगा। अब अगर किसी पर्सन ने रिफ्यूज़ कर लिया है लेने से, उसे पता है कि समन साइन करना पड़ेगा मुझे, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं लूँगा ही नहीं डिलीवरी, तो जो पोस्टल अथॉरिटी होगी ना वो उस पर एंडोर्समेंट करेगी समन पे कि ये उस पर्सन ने लेने से इनकार कर दिया है। और ये एंडोर्समेंट कॉपी कहाँ जाएगी? कोर्ट के पास जाएगी। देन व्हेन द समन वाज प्रॉपरली एड्रेस, प्रीपेड होता है, एड्रेस्ड होता है, डिफेंडेंट के एड्रेस पे जाना होता है, तो क्या होगा? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू गया होगा डिफेंडेंट के पास। तो इसका जो एक्नॉलेजमेंट है ना विद इन 30 डेज कोर्ट के पास पहुंच जाना चाहिए, डेट ऑफ इशू के विद इन 30 डेज, कि वो या तो रिसीव हो गया या फिर घूम गया है, कहाँ चला गया है, वो विद इन 30 डेज कोर्ट के पास आ जाना चाहिए। देन अब ये जो रूल 9A है ये दस्ती समन के बारे में बोलता है जो कि प्लेंटिव सर्व करता है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन सेक्शन वाइज इम्पॉर्टेंट है ये कि दस्ती समन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, दैट्स इट। ये दस्ती समन भी साइंड बाय जज होता है या फिर कोर्ट का ऑफिसर साइन करता है और इस पे सील होती है कोर्ट की, और ये प्लेंटिव डिलीवर करता है डिफेंडेंट को पर्सनली।
और सारे जो समन के जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं इस समन पे भी। बट अगर इसको ये समन सर्व किया प्लेंटिफ ने और एक्नॉलेजमेंट देने से अगर प्लेंटिफ ने मना कर दिया या फिर ये समन सर्व नहीं हो सकता पर्सनली किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर कोर्ट उसी मैनर में पोस्ट वगैरह भेज के उसी मैनर में समन सर्व करवाएगा उसको री इशू करके। देन मोड ऑफ सर्विस, इट शुड बी डिलीवर्ड, उसकी कॉपी डिलीवर होनी चाहिए, साइंड बाय जज एंड कोर्ट की सील होनी चाहिए। और अगर सेवरल डिफेंडेंट्स हैं तो सारे डिफेंडेंट्स को वो कॉपी जानी चाहिए। ऑर्डर 1 रूल 8 में भी ये पढ़ा था कि सबको कॉपी जाएगी एट द कॉस्ट ऑफ प्लेंटिफ। अब सर्विस ऑफ समन किस पे होगा, या तो डिफेंडेंट को होगा, इन पर्सन डिलीवर होगा, या फिर अगर कोई एजेंट एम्पावर्ड किया गया है उसने तो एजेंट को होगा। अगर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई ऐसा डिफेंडेंट का बिजनेस कैरी ऑन हुआ है जो कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, तो सर्विस किसको हो सकता है, मैनेजर और एजेंट को जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ना उन पे भी सर्विस ऑफ समन हो सकता है, डिलीवर हो सकता है उनको, और वो पर्सनली डिलीवर्ड ही माना जाएगा। अब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में समन किसको डिलीवर्ड माना जाएगा, जो भी उस प्रॉपर्टी का इंचार्ज है ना उसको डिलीवर्ड माना जाएगा, इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। जो डिफेंडेंट किस केस में, उस केस में जब डिफेंडेंट का एड्रेस नहीं पता हो या फिर कोई एजेंट एम्पावर नहीं किया हो उसने, या फिर सूट है रिलेटेड टू द रिलीफ और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग सूट है तो इन चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी को डिलीवर्ड करवाया जाएगा। देन 15 विच इज़ इम्पॉर्टेंट, अडल्ट मेल मेंबर को, कोई भी मेल या फीमेल अगर डिफेंडेंट नहीं मिल रहा है तो एड्रेस पे, अगर उसके डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे अगर कोई भी उनका अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली को सर्व किया जाएगा समन, जो कि वहाँ पर रहता है उसकी डिफेंडेंट के एड्रेस पे। और सर्वेंट जो है वो मेंबर नहीं माना जाता है अडल्ट फैमिली का, तो उसको अगर डिलीवर कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा वैलिड। अब अगर किसी एजेंट को कॉपी डिलीवर हो रही है या फिर डिफेंडेंट को डिलीवर हो रही है तो क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट लेगा जो भी डिलीवर कर रहे हैं ना सर्विंग ऑफिसर, वो उस पर्सन का साइन लेगा ओरिजिनल समन पे, उसका एक्नॉलेजमेंट लेके और कोर्ट में जाएगा वो, ये एविडेंस होगा कि उस पर्सन को मिल गया है। और अगर उस पर्सन ने साइन करने से मना कर दिया या फिर वो पर्सन कहीं भी नहीं मिल रहा है, कितना ही ड्यू डिलिजेंस कर लिया हो वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है डिफेंडेंट, तो क्या होगा, जो समन है ना उसकी कॉपी कहाँ चिपका दी जाएगी, कॉन्स्पायर्स पार्ट ऑफ द हाउस पे चिपका दी जाएगी जहाँ पर वो डिफेंडेंट ऑर्डिनरी रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी ऑन करता है अपना। और साथ में ये जो कॉपी होगी ना ओरिजिनल समन, वो कोर्ट को रिटर्न कर दी जाएगी विद अ रिपोर्ट कि कहाँ फिक्स किया है कॉपी ऑफ समन, ऐसी पार्ट पे फिक्स किया है जो कि विजिबल है बहुत इजीली, ऐसा नहीं कि किसी खोपचे में जाके चिपका दिया है, नहीं, कोई ऐसी जगह जहाँ विजिबिलिटी ज़्यादा है, नेम और एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसने आइडेंटिफाई किया है उनका घर, जिसने दिखाया कि हाँ यही उसका घर है और जिसके सामने वो कॉपी फिक्स करी गई थी उसका भी नेम और उसका भी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कोर्ट में विद द ओरिजिनल समन। अब 18 क्या बोलता है कि जो भी समन जो डिलीवर हुआ है डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को, वो उस पर एक्नॉलेजमेंट मिल गया है हमें, है ना, तो उस पर एक्नॉलेजमेंट मिल गया है और उसके साथ ना कोर्ट को भेजना पड़ेगा
हमें एक्नॉलेजमेंट तो कोर्ट को देना ही पड़ेगा, ओरिजिनल जो समन है उसके पीछे जो एक्नॉलेजमेंट की है उसने, देन उसके साथ क्या देना पड़ेगा, एक रिटर्न देना पड़ेगा स्टेटिंग द टाइम कि कब डिलीवर हुआ था और किस मैनर में डिलीवर हुआ था समन, और नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसने उसे आइडेंटिफाई किया, जो विटनेस है जिसने देखा है डिलीवरी होते हुए, उनका नेम और एड्रेस भी देना पड़ेगा। देन एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। देखो 17 के अंदर हमने ये देखा कि वो पर्सन कहीं फाइंड नहीं हो रहा था, और वो पर्सन जो डिफेंडेंट है जिस पे समन सर्व करना है वो कहीं मिल नहीं रहा था, या फिर उसने लेने से मना कर दिया था समन, हमने ये देखा था। तो क्या किया था ऑफिसर ने, किसी कॉन्स्पियस पार्ट पे, घर के किसी ऐसे विजिबल पार्ट पे चिपका दिया था, है ना। तो अब सर्विंग ऑफिसर की बात ऐसे मान लेंगे क्या, नहीं, उसका पूरा एग्जामिनेशन करेंगे। अगर जैसे कोर्ट एग्जामिनेशन करेगी उसका, उसको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। तो एफिडेविट पे तो झूठ नहीं लिख सकते ना, तो एफिडेविट ऑफ सर्विंग ऑफिसर सबमिट होगा और वेरीफाई होगा, एग्जामिन होगा सर्विंग ऑफिसर का ऑन ओथ, या फिर अगर किसी और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर गया है अगर समन, तो वो कोर्ट एग्जामिन करेगी। और एग्जामिनेशन के बाद या तो कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी कि समन माना जाएगा कि इट हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड, ठीक है। अब उसने मना ही कर दिया लेने से, तो फिर क्या करेंगे, ड्यूली सर्व्ड मान लेगी कोर्ट कि समन ड्यूली सर्व्ड है। अब जो 17 हमने देखा था ना, वो पावर देता है, जो ऑफिसर है सर्विंग ऑफिसर है उसको पावर देता है कि वो कॉस्पियस पार्ट ऑफ द हाउस पे समन चिपका सकता है। अब 20 क्या पावर देता है, 20 होता है सब्सटीट्यूटेड सर्विस। वो कोर्ट को ये पावर देता है कि डिफेंडेंट अब मिल नहीं रहा है कोर्ट को, है ना, समन उसके पास जा रहा है पर डिफेंडेंट फिर भी नहीं मिल रहा है, उसके घर पे चिपका दिया है, कॉन्स्पियस पार्ट पे उसके घर के समन चिपका दिया है, तब भी कोर्ट वो नहीं मिल रहा है, किसी ने पढ़ा ही नहीं मान लो, वो आया ही नहीं उस दौरान अपने घर पे, तो क्या माना जाएगा। अगर कोर्ट ये मान रहा है कि नहीं पढ़ा है उसने, समन्स ड्यूली सर्व्ड नहीं है, तो क्या करेगा कोर्ट, वो जो भी समन की कॉपी है ना, अगर डिफेंडेंट जानबूझ के अवॉइड कर रहा है कि डिलीवरी ना हो, अब वो भाग रहा है, होता है ना, अगर समन की डिलीवरी हो गई तो उसको अपीयर होना पड़ेगा, नहीं अपीयर होगा तो वारंट इशू हो जाता है ना। तो पर वो भाग रहा है कि समन उसे डिलीवरी ना हो उस चीज़ से, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर कर देगा कि समन की कॉपी अफिक्स कर दी जाए, कहाँ पर, कोर्ट हाउस पे। तो पहले 17 में हमने पढ़ा था कि कॉपी कहाँ फिक्स की थी, कॉस्पियस पार्ट ऑफ द हाउस पे, ये एक स्टेप आगे है, अब कोर्ट हाउस पे इशू हो गया है, चिपक गई है उसकी कॉपी। फिर और वापस एक बार कॉस्पियस पार्ट ऑफ द हाउस पे भी चिपकाई जाएगी, जहाँ पर वो पर्सन लास्ट डिसाइडेड था या फिर लास्ट उसने बिजनेस कैरी ऑन किया। और अगर कोर्ट को और लगता है तो वो क्या कर सकता है कि एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर में छपवा सकता है, जो कि न्यूज़पेपर उस लोकेलिटी में सर्कुलेट होता है जहाँ पर वो लास्ट डिसाइडेड था या फिर लास्ट कैरी ऑन कर रहा था अपना बिजनेस, तब उसे ड्यूली सर्व्ड मान लिया जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिव सर्विस क्या है, इसका ये इफेक्ट है कि ये ऐसा माना जाएगा कि डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व हुआ है। न्यूज़पेपर में अगर आ गया तो मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक अवेयरनेस में है, मतलब डिफेंडेंट को पर्सनली सबमिट हुआ है, सर्विस डिलीवर हुआ है। वेयर द सर्विस सब्सटीट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड, तो जो समन है ना उसमें टाइम भी लिखना पड़ेगा कि डिफेंडेंट कितने दिन में हाजिर हो कोर्ट के सामने, तो वो भी मेंशन रहता है।
देन 21 क्या बोलते हैं, सर्विस ऑफ समवन वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। आप किसी और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, मान लो गुजरात का कोर्ट है और राजस्थान के कोर्ट में जाना है, तो राजस्थान के हाई कोर्ट पे सेंड नहीं करेगी वो। हाई कोर्ट क्यों पड़े, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसका है, जिसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उस कोर्ट के पास भेजेगी। हाई कोर्ट के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि आपके समन्स बैठ के भेजे सबको। जिसका जिस कोर्ट का वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन है उस कोर्ट के पास भेजेगी समन, या तो कोरियर सर्विस से, अगर कोरियर सर्विस अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट होगी उससे भेजेगी समन, और फिर वो कोर्ट जो जहाँ डिफेंडेंट रिसाइड होता है उसको उसके तक पहुँचाएगी। अब 21 में जो जिस कोर्ट ने समन इशू किया है, समन डिलीवर किया है ना, जो जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में डिफेंडेंट रह रहा था, तो 23 में क्या बोल रहे हैं कि उस कोर्ट को, जो भी जिस कोर्ट ने इशू किया था समन, उसको उसका कॉपी भेजनी पड़ेगी उसके एक्नॉलेजमेंट की। जो ओरिजिनल समन है उसे रिटर्न करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ इशू को विद द रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, कि इशू हो गया है, समन डिलीवर हो गया है, जो भी है। अब सर्विस इन प्रिजन कैसे होगा, ऑब्वियसली जो इंचार्ज ऑफ प्रिजन है उसको दिया जाएगा, अगर डिफेंडेंट जेल में है तो इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रिजन को डिलीवर किया जाएगा। देन अगर समन किसी इशू किया जा रहा है किसी पब्लिक ऑफिसर या सर्वेंट ऑफ रेलवे को, तो किसको दिया जाएगा समन, समन दिया जाएगा जो कि हेड ऑफ द ऑफिस है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसको दिया जाएगा। उसके सबॉर्डिनेट अगर डिफेंडेंट है तो उसके हेड को दिया जाएगा और फिर वो हेड सर्व करेगा समन। अब रूल 30 क्या बात करता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन। तो ऐसे बहुत सारे प्रेस्टिजियस पोस्ट बोल सकते हैं, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो कि बहुत सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट होती है उनकी, पीएम सीएम, उनको ऐसे समन्स तो भेज नहीं सकते ना, तो कोर्ट क्या करता है, समन की जगह एक लेटर भेजता है विच इज़ साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज मे बी अपॉइंटेड, जज की तरफ से साइंड रहेगा, जिसे अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस जो डिफेंडेंट है उसकी रैंक जो है वो मार्क ऑफ कंसिडरेशन, मतलब बहुत ही अच्छी रैंक पे है वो, तो उसे समन की जगह एक लेटर जाएगा और उस लेटर में सारे पर्टिकुलर्स जो कि समन में स्टेटेड होते हैं वो सब कंटेंट रहेंगे, एंड इट शैल बी ट्रीटेड एज समन ओनली। और ये समन या तो बाय पोस्ट जाएगा या स्पेशल मैसेंजर जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसके थ्रू जाएगा। अगर डिफेंडेंट का कोई एजेंट है जो कि एम्पावर्ड है टू एक्सेप्ट द लेटर, तो उसको डिलीवर भी हो सकता है, तो उस लेटर को डिलीवर्ड ही माना जाएगा। सो दिस इज इट, देन वील मूव अहेड विद ऑर्डर 6 in our next video.